So hello and welcome to all of you guys on my YouTube channel Walk for SSC. So दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं SSC, रेलवे, बैंकिंग, NDA, CDS या DSSB के पेपर में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको पता है कि इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर इंग्लिश का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अंदर इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन में आपको पता है 12 से 15 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। सो उनमें से ही एक टॉपिक हमने आज उठाया है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं इसमें। तो उन गलतियों को इम्प्रूव करना है, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। चलिए, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पीडीएफ के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे कि दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एनडीए के क्वेश्चंस रहेंगे, सीडीएस एज वेल एज सीडीएस के क्वेश्चंस को भी हम डील करवाने वाले हैं। इन द सेम वे आपको आईडीबीआई जैसे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसओ हो गया, एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, राइट। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ मिल जाने वाले हैं जो कि ये सारे प्रीवियस ईयर है। एफसीआई वाले क्वेश्चन हो गए, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, राइट। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पता होने चाहिए, मतलब गोल्डन रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, केवल कंडीशनल सेंटेंस में 10 गोल्डन रूल्स है। अगर आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सो आई कैन एश्योर यू कि आप हर क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स बता देता हूँ। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में दो टाइप से बनता है, राइट। सबसे पहले इसके अंदर आता है इफ क्लॉज। क्या आता है? इफ क्लॉज के बारे में बात होती है। और इसका सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है मेन क्लॉज। याद रखिएगा, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, राइट। मैं देखिए पूरा टॉपिक तो नहीं करा रहा हूँ, वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में मैं कराता ही हूँ। अभी हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाला जो पूरा सेंटेंस है इसको हम इफ क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको इफ क्लॉज कहते हैं, राइट। और अगर जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है इसका, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो हम इसको कहते हैं हम मेन क्लॉज, राइट। इसको क्या कहा जाता है? मेन क्लॉज कहा जाता है। तो ये इफ क्लॉज और ये हो गया मेन क्लॉज। इफ क्लॉज हमेशा किसी ना किसी कंडीशन को बताता है, राइट। कंडीशन विल बी गिवन। और मेन क्लॉज हमेशा किसी रिजल्ट को शो कर रहा होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर एक किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो रही हो, और इफ का मतलब ही आपको पता है कोई कंडीशन है, तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी, तो आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है। और आगे वाले जो मेन क्लॉज में उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट आप कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपको इफ के साथ दिख जाए, राइट। इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिखती है तो आगे अगर फ्यूचर का यूज करना है तो फ्यूचर के लिए दो वर्ड का यूज करते हैं हम, राइट, विल या शैल। और अगर विल शैल आ गया तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, राइट। चलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर स्टार्टिंग इफ से हो रही है सेंटेंस की, देन सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही है। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया तो आप मेन क्लॉज में मतलब बाद वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब देखिए, एक मेन इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको जरा थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। जैसे इधर देखिएगा, अगर एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग वाले मतलब इफ के साथ अगर प्रेजेंट आ रहा है तो आगे भी प्रेजेंट का यूज किया जा सकता है। इन द सेम वे, अगर इफ स्टार्टिंग में आ रहा है तो आगे अगर प्रेजेंट आ रहा है तो आगे फ्यूचर का यूज किया जा सकता है मेन क्लॉज के अंदर। लेकिन याद रखिएगा ये पैटर्न नहीं बनता है। इफ के साथ अगर आपने फ्यूचर लगा दिया और आगे भी फ्यूचर लगा दिया तो ये मतलब पेयर नहीं बनता है। मतलब इफ ना हमेशा याद रखिएगा, इफ हमेशा इफ मतलब फ्यूचर से थोड़ा सा ना दूर रहता है। आप ये मान के चलिए, फ्यूचर मतलब विल और शैल। तो मतलब बस एक पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है आपको, इफ के साथ विल और शैल का यूज नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। बस ये, बाकी प्रेजेंट यूज कर सकते हो, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं होगा या, है ना, यूज। चलिए अब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू पता चला। सेकेंड रूल देखते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट। अच्छा ये तो मैंने बता दिया।
अब देखिए थर्ड रूल ये कहता है इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज, एम, आर, और आप सभी को पता है इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अच्छा ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, पांच फॉर्म्स होती है। वैसे तो आपने बेसिक तीन ही फॉर्म पढ़ी होगी, वैसे एक्चुअली में पांच फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी गॉन, राइट, आपको पता ही होगा गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ आईएनजी, गोइंग, राइट, आईएनजी लगा देते हो, गोइंग, टॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो वही हमारी V4 कहलाती है। V5 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब SES IES जोड़ देते हो मतलब गोज, जैसे गोज, टॉक्स, स्पीक्स, वॉक्स, इन सभी को हम कहते हैं V5, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर के साथ V4 लगा रहे हो तो आगे वाले में फ्यूचर अरेंजमेंट मतलब मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर अरेंजमेंट का यूज किया जा सकता है। फ्यूचर अरेंजमेंट क्या होता है, या तो आपको लिखा देखने को मिलेगा शुड बेटर, राइट, शुड बेटर, ये देखने को मिलेगा, और शुड बेटर कभी भी आ जाए तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। या फ्यूचर अरेंजमेंट ये भी होता है कि आप विल या शैल का यूज कर लीजिए, विल या शैल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। थोड़ा स्पेस कम है तो इसमें इसलिए मैं कम लिख पा रहा हूँ, राइट। और तीसरा पॉइंट आप मे का भी यूज कर सकते हो, मे प्लस V1, ये तीनों ही चीजें देखिए, मे प्लस V1, शुड बेटर के साथ V1 और विल या शैल के साथ V1, ये तीनों चीजें फ्यूचर अरेंजमेंट को इंडिकेट करती है व्हेन योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन इफ क्लॉज, तब आपको ये यूज करना है। चलिए फोर्थ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में सबसे ज्यादा यही रूल पूछा जाता है। सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड प्लस V3 विल बी फॉलोड, राइट, इसको फॉलो किया जाएगा। और मेन क्लॉज में याद रखिएगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है। सो याद रखिए हैड प्लस V3 तो आगे आ जाएगा वुड हैव प्लस V3 मेन क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा अब यहाँ इफ नहीं लिखा हुआ है तो मैं इफ लिख देता हूँ, राइट। यहाँ इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ रूल ये कहता है सब्जेक्ट आप लगाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट अगर आपने स्टार्टिंग में लगा दिया है तो याद रखिएगा जो मेन क्लॉज में ना वुड प्लस V1 का यूज करना पड़ेगा आपको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। बाकी तो देखिए मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से एक एक रूल को डीपली बताता हूँ इन डेप्थ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाए। इफ के साथ सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको वर का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, ही, शीट, नेम कुछ भी आ जाए आपको वर का ही यूज करना है। लेकिन सेंटेंस में आपको वॉज दिया गया होगा वो गलत होगा। आगे जो सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 मतलब मेन क्लॉज के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वुड प्लस V1, और ये हमारी सपोजिशनल सेंटेंस में आ जाता है, राइट। क्या कहते हैं इसको, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जिस चीज को हम सपोज करते हैं वो सच नहीं है, पास्ट की कोई एक ऐसी चीज जिसको हम सपोज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल, काश मैं एक टीचर होता, काश मैं एक डांसर होता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, देखिए ये बिफोर का रूल है, अब इसके अंदर इफ नहीं लगा हुआ है, बिफोर, देखिए बिफोर अगर बीच में आ जाता है सेंटेंस के बीच में, राइट, अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ रहे हैं तो फर्स्ट वाले के अंदर आप हैड प्लस V3 लगाएंगे, सेकंड वाले के अंदर आप V2 का यूज करेंगे। इन द सेम वे बिफोर के पहले विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सो आगे वाले सेंटेंस में है ना V1 या V5 का यूज करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये पास्ट में यूज करते हैं सेंटेंस को और ये वाला हम यूज करते हैं फ्यूचर में, राइट। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, आगे बता दूंगा मैं सब चीजें। रूल नंबर 9 देखिए, आफ्टर का भी यूज होता है। जो बिफोर का ये 7 रूल है ना, इसी को उल्टा कर दो आप, मतलब इनवर्स कर दो तो आपका रूल नंबर 9 बन जाएगा। कैसे, जो बिफोर के बाद वाली चीज लग रही थी वो पहले आ जाएगी, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैड प्लस V3 अगर आगे था तो ये पीछे चले जाएगा, बस यही करना है आपको, राइट। ये याद रखना है कि आफ्टर के राइट हैंड पे आपको हैड प्लस V3 दिखेगा और लेफ्ट हैंड पे आपको मतलब आपके लेफ्ट हैंड पे V2 का कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। एक रूल नंबर 10 कहता है बट फोर अगर यूज हो जाए तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है, लेकिन मेन क्लॉज के अंदर आपको वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ बट फोर का मतलब होता है विदाउट, क्या यूज होता है मतलब विदाउट, याद रखिएगा। चलिए
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब ज़रा हम ये फिलर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ग्रामर के क्वेश्चन ना 3 टाइप से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो भी आप पूरा ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, उसके 3 टाइप है आपके पेपर में पूछे जाने का। पहला पॉइंट होता है एरर डिटेक्शन, जो आपको पता ही है, जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें एरर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा। दूसरा होता है आपका फिलर्स। फिलर्स मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है ना। तीसरा पॉइंट रहता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या हो जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट हो जाता है। तो सेंटेंस को इंप्रूव करना है, सेंटेंस में कोई वर्ड को बोल्ड कर दिया जाएगा या अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसी को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस हियर। चलिए क्वेश्चंस पर देखते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, शी विल स्टे हियर डैश यू कम, राइट। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने तो आपको इफ के रूल कराए हैं, तो इफ का रूल तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें अनटिल और अनलेस लगाना है। तो बस आप ये याद रखिए, अगर इफ आ रहा है तो इफ के सब्सटीट्यूटेड वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे अनटिल लिखा जा सकता है, राइट, या अनलेस भी आ सकता है। अनटिल आ जाएगा, अनलेस आ सकता है, या इसी के अलावा इन केस भी आ सकता है, इन केस याद रखिएगा। इसी के अलावा आपको प्रोवाइडेड भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड। इसी के अलावा आपको व्हेन भी देखने को मिल सकता है। सो ये सारे कंजंक्शंस हैं। तो अगर इफ नहीं दिखता है तो आपको ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिख सकते हैं, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, शी विल स्टे हियर डैश यू कम। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू जरा मैं बताता हूँ कि अनटिल अनलेस ना, याद रखिएगा, अनटिल और अनलेस इसका मतलब होता है जब तक। तो याद रखिएगा, इन दोनों का मतलब ही अपने आप में नेगेटिव मतलब रखते हैं। ये मतलब ये नेगेटिव वर्ड्स है, राइट। नेगेटिव वर्ड्स है तो इनके साथ सबसे पहले आप कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, जैसे नॉट नहीं लगाएंगे, राइट, डोंट का यूज नहीं करना है, या विल का भी यूज नहीं करना होता है, राइट, ना ही आपको वॉन्ट मतलब विल नॉट का भी यूज नहीं करना होता है, ये समझ लीजिए पहले बात तो। अनटिल और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, राइट, जिनके साथ ये इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आएगा। आप समझिए, अनटिल मतलब होता है, अनटिल कब यूज किया जाता है, दोनों का मतलब जब तक होता है। अनटिल मतलब किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जब किसी समय के बारे में बात कर रहा होगा तब हम अनटिल लगाएंगे। अनलेस तब यूज किया जाता है जब कभी कंडीशन की बात हो जाए, कंडीशन मतलब किसी शर्त की बात हो जाए, तब हम अनलेस का यूज करते हैं। जैसे इधर देखिए, शी विल स्टे हियर, वह यहाँ रुकेगी या ठहर जाएगी। अब आप ये बताइए, यहाँ रुकना ये कोई समय है या कंडीशन है, ये समय को बता रहा है। तो समय को बता रहा है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, अनटिल, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने अनटिल का यूज कर दिया है, तो अनटिल के बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया या नहीं, और जो मेन क्लॉज है उसके अंदर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर दिया, तो सेंटेंस सही है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि इफ क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो ठीक है, लेकिन इफ क्लॉज बाद में भी यूज हो सकता है, और एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूजुअली यूज मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज को सेंटेंस के आगे भी लाया जा सकता है, तो ये ऐसा यूज किया जा सकता है। तो देखिए इसने क्या किया है, इफ क्लॉज को पीछे ले गए, इफ क्लॉज, और आगे क्या है, मेन क्लॉज आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, डैश यू वर्क हार्ड, है ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, राइट। अब आपको इसके अंदर भी अनटिल अनलेस का यूज, अच्छा ये फर्स्ट का आंसर ये वाला अनटिल था, ये वाला नहीं था, राइट। इसके अंदर आपको अनलेस का यूज दिखेगा, क्यों, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और अनलेस कंडीशन को बता रहा है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है या नहीं, कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, वर्क हार्ड नहीं करोगे, तब तक आप फर्स्ट पोजीशन ला ही नहीं सकते। तो आप ये बताओ, ये समय की तो बात नहीं कर रहा है, ये एक कंडीशन की बात कर रहे हो। कंडीशन की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनलेस विल बी द राइट आंसर। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, तो इसके अंदर ये वाला आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव हिम, राइट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर देता। फॉरगिव मतलब होता है माफ कर देना है, छोड़ देना, राइट। तो इधर देखिए, इफ आई के साथ आपको वर का यूज करना है, वॉज का यूज नहीं होगा, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, लेकिन आप मेरी जगह कैसे आ सकते हो, राइट। मैं हूं, आप हो, राइट। तो ये है सपोजिशनल सेंटेंस, राइट। कौन सा है, सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, जैसे इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं, तो यहाँ सिंपली वर का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th,
इफ आई वर हिम, देखो वर का यूज हो गया आई के साथ वर्ड। अब बच्चे सोचेंगे कि सर आई के साथ तो हमने वॉज ही पढ़ा हुआ है, ये वर कहाँ से आ गया। अभी मैंने आपको एक ऊपर रूल कराया था, राइट, एक मैं रूल दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सपोजिशनल सेंटेंस चलता है, रूल नंबर आप देखिए ये वाला, विच वन, रूल नंबर 6 देखिए, सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट कुछ भी लगाइए, उसके बाद आपको वर का ही यूज करना है, वॉज का यूज नहीं करना है। और जो मेन क्लॉज है उसके अंदर वुड प्लस V1 का यूज किया जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस रूल हियर, राइट। सो फोर्थ क्वेश्चन में यही तो है, इफ आई वर हिम आई डैश डिसमिस यू। अब आप ये बताइए, ये तो सही है, ये पैटर्न तो सही है इफ क्लॉज, लेकिन मेन क्लॉज में क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए या वुड आना चाहिए, जरा बताइए। वुड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एक सेंटेंस अगर पास्ट में बन रहा है तो चाहे आगे कितने कितने ही सेंटेंस बन जाए या पीछे कितने ही सेंटेंस बन जाए, आपको पता है उन सबके साथ हमें क्या यूज करना होता है, पास्ट। तो आप बताओ, विल तो फ्यूचर का वर्ड है, वैसे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल का पास्ट क्या होता है, वर्ड, राइट। सो क्या हो जाएगा, इफ आई वर हिम आई वुड डिसमिस यू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट रेन्स। देखिए रूल नंबर 1 आ गया, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, she dash not come, so will लगाना है या would लगाना है, आंसर will be will, सॉरी would नहीं आएगा, ये तो पास्ट की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर आपको प्रेजेंट दिख जाता है तो आगे फ्यूचर कैन बी यूज्ड, फ्यूचर का यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये रूल नंबर 1 है, इफ इट रेन्स शी विल नॉट कम, अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ यू बॉइल वाटर, अगर आप वाटर को बॉईल करते हो, देखो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट लगा, बॉईल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इंडिकेट करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, राइट। देन इट डैश वेपर, अब टर्न्स आना चाहिए, विल टर्न आना चाहिए। देखिए विल के साथ टर्न्स तो होता ही नहीं है पहली बात, तो आंसर विल बी टर्न्स, राइट। इफ यू बॉईल वाटर, अगर आप बॉईल करोगे वाटर को, सो ये क्या बन जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, सो आना चाहिए इट टर्न्स टू वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ टैक्सी, देखो ये मैंने बताया था, अगर स्टार्टिंग में अगर मेन इफ क्लॉज के अंदर आपने कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर दिया है, तो मेन क्लॉज में आप फ्यूचर अरेंजमेंट का यूज कर सकते हो। अब देखो ये फ्यूचर का तो वर्ड है ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वुड तो पास्ट का यूज होता है ना, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो ये तो पास्ट हो गया, तो आप शुड बेटर का यूज कर सकते हो यहाँ पे। सो आंसर विल बी शुड बेटर गो देयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगर आप टैक्सी का वेट कर रहे हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए, है ना, आपको वहां चले जाना चाहिए, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ही हैड कम हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिसमें मैंने स्टार भी लगवाया था, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है, तो हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर, राइट। लेकिन जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में याद रखिएगा हमेशा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव गिवन हिम, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो है ही। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए हमें, वुड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वुड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, वुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ वुड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वुड हैव थर्ड फॉर्म। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ शी डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं फंक्शन में मतलब फंक्शन को अटेंड करता। इसका मतलब ना तो उसने मुझे इनवाइट किया, ना ही मैंने फंक्शन को अटेंड किया, राइट। चलिए अब देखते हैं जरा हम। सो देखिए आगे, अब आपको इफ क्लॉज से नहीं पता चल पाएगा तो आप मेन क्लॉज पे जाइए जरा। मेन क्लॉज क्या आ रहा है, वर्ड के साथ हैव देन थर्ड फॉर्म, राइट। तो आपको पता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब आती है, जब स्टार्टिंग में मतलब इफ क्लॉज के अंदर हैड प्लस V3 का यूज हो। सो हैड कहाँ आ रहा है, हैड इनवाइटेड विल बी द राइट आंसर, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ही ट्राइड अगेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ही ट्राइड अगेन, ट्राइड हमारा है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट। एक मैंने आपको रूल कराया हुआ ऊपर, अगर कभी भी स्टार्टिंग में मतलब इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है तो आप सिंपली वुड प्लस V1 का यूज कर सकते हो। सो वुड विल बी द राइट आंसर, राइट। एक बार रूल भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कौन सा वाला ये,
ये हैड प्लस V3 की तरह ही होता है, लेकिन रूल नंबर 5 देखिए जरा, स्टार्टिंग में सेंटेंस में अगर V2 आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा सकता है। ये सिंपल एक फंडा है, ये याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लब, एक रूल और बनता है। अगर आप क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगी हो तो वही हो जाता है हमारा वर्ब, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू डैश टू द हेड ऑफ द क्लब, राइट। देखो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देखिए, एक तो रूल मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा हो तो आगे फ्यूचर इंडेफिनिट लगा सकते हो आप। लेकिन इसकी अगर हिंदी आप बनाओगे तो वो गलत होगा। इफ यू वांट टू जॉइन द क्लब, अगर आप ये बताइए, इस सेंटेंस को पढ़ के ये नहीं पता चल रहा कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो, राइट। सजेशन या एडवाइस आप किसी को दे रहे हो कि अगर आप क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। और सजेशन का मतलब क्या होता है? चाहिए, जो कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या लगना चाहिए? यू मस्ट टॉक टू द हेड ऑफ द क्लब। विल टॉक नहीं है राइट आंसर, और यहाँ टॉक भी कहना गलत है। और टॉक्ड तो हो ही नहीं सकता है, जो कि पास्ट की बात कर रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट पे ही तो बनेगा सेंटेंस। तो इधर देखिए, अगर कभी भी सजेशन की बात हो रही हो तो आप आगे वाले सेंटेंस में या तो शुड का यूज कर सकते हो, मतलब मेन क्लॉज के अंदर, या मस्ट का भी यूज किया जा सकता है। तो ये यही कहना चाहता है, अगर आप क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? हेड ऑफ द क्लब से बात करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू वांट टू लुक स्लिम, दोबारा देखिए सजेशन दे रहे हैं। अगर आपको स्लिम दिखना है तो आपको क्या करना चाहिए? डेली एवरी डे एक्सरसाइज करना चाहिए, विच इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वन, राइट। अब आप खुद बताइए, यहाँ वुड तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये तो पास्ट है, विल का पास्ट होता है। विल भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर में चले जाएगा। कुड भी यूज नहीं होगा, आंसर विल बी शुड। सो इफ यू वांट टू लुक स्लिम, यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इफ हर पेरेंट्स हैडंट पुट, देखिए हैड है हमारा, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ पुट आ रहा है। पुट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पता चला, सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, लेकिन हैड प्लस अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो आगे क्या आना चाहिए? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। तो इधर देखिए, इफ हर पेरेंट्स hadn't put so much pressure on him, he dash attempted suicide। तो पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। अगर उस लड़की के, हर है, हर पेरेंट्स मतलब लड़की के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया होता किस पे? उस लड़के पर, तो ये कहना चाहता है ही डैश अटेम्प्टेड सुसाइड। तो आंसर आ जाएगा ही वुडंट हैव, क्योंकि देखो वुड तो आ ही रहा है, हैव भी आ रहे हैं और थर्ड फॉर्म भी आ रही है। लेकिन कुड तो मैंने बताया ही नहीं है, कुड नहीं आना चाहिए। वॉन्ट वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि विल फ्यूचर की बात हो रही है। और ये वुड नहीं आ सकता है क्योंकि वुड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उस लड़के पर ज्यादा प्रेशर नहीं दिया होता तो वो सुसाइड नहीं करता। इसका मतलब उसने सुसाइड कर लिया। और ये रेगरेट वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हैड प्लस V3 अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो आगे क्या आता है? वुड हैव प्लस V3। अब देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कभी कभार कि सर ये नॉट क्यों आ रहा है। तो भाई देखो, सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव में बनाओ या नेगेटिव में बनाओ, दोनों सही है, राइट। चाहे अफर्मेटिव में बनाओ या नेगेटिव में बनाओ, दोनों सेंटेंस सही है। बस फॉर्मेट यूज करना है। वुड के साथ हैव तो दिखना ही चाहिए और थर्ड फॉर्म भी दिखनी चाहिए। इन द सेम वे, इफ क्लॉज के साथ आपको हैड प्लस V3 भी दिखना चाहिए, वो दिख ही रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई कुड हैव अ ड्रिंक प्रोवाइडेड आई डैश ड्राइव। देखिए पहली बात ये देखिए, कुड हैव आ रहा है और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में। आई कुड हैव अ ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक ले लेता अगर। प्रोवाइडेड का मतलब इफ से भी है। आई डैश ड्राइव, देखिए आई एम नॉट तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है। मैंने बताया था अगर सेंटेंस पास्ट में बन रहा है तो आगे भी पास्ट, उसके आगे भी पास्ट, जितने भी सेंटेंस बनाओगे आप पास्ट में ही आना चाहिए। और आई के साथ डज नॉट तो वैसे नहीं आता है। आई डिड नॉट ड्राइव होना चाहिए नहीं, या आई वॉज नॉट ड्राइव।
आई वॉज नॉट तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आपको चाहिए, या तो V4 चाहिए या पैसिव में बना सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इधर देखिए ड्राइव आ रहा है, तो इसका मतलब डिड नॉट ड्राइव होना चाहिए था। आई कुड हैव अ ड्रिंक प्रोवाइडेड आई डिड नॉट ड्राइव। ये आंसर सही है क्योंकि इसमें ये पता चल रहा है ये भी पास्ट है और डिड नॉट भी पास्ट का ही एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। चलिए, मुझे लगता है समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ आई डैश समवन फ्रॉम अनदर कंट्री माय पेरेंट्स वुड बी वेरी अपसेट, राइट। अब देखिए ये कहना चाहता है अगर मैं किसी दूसरी कंट्री की लड़की से शादी करता, लड़की तो नहीं लिखा है बेसिकली, किसी से भी, किसी से शादी करता या करती, माय पेरेंट्स वुड बी वेरी अपसेट। देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है नहीं, अब हैव वाला रूल तो लग ही नहीं रहा है। आप ये बताइए, वुड मैरी तो यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर ना याद रखिएगा दो बार वुड नहीं आता है। जैसे इधर देखिए मैंने अभी बताया था आपको, एक सेंटेंस के अंदर दो बार विल का यूज आप नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं सेंटेंस में एरर है। दो बार शैल का भी यूज नहीं कर सकते हो आप। इफ के साथ कह रहा हूं मैं, अगर कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है शैल का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आप वुड का भी यूज नहीं कर सकते हो दो बार वुड, अगर कहीं ना कहीं दे रखा है तो वो सेंटेंस में एरर है। इन द सेम वे दो बार हैड का भी यूज आप नहीं करेंगे। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। एक सेंटेंस अगर स्टार्टिंग हो रही है उसकी इफ से, इफ क्लॉज से, तो दो बार विल नहीं आएगा, दो बार शैल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा और हैड नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको रूल कराया था कि इफ किससे प्रॉब्लम है, इफ को विल से, शैल से, वर्ड से, और हैड तो है लेकिन दो बार हैड नहीं आना चाहिए। इफ के साथ हैड तो आ सकता है क्योंकि अभी एक मैंने रूल बताया था हैड प्लस V3 तो वुड हैव प्लस V3, लेकिन दो बार हैड लगा करके सेंटेंस गलत हो जाता है। अब आपको कट कौन सा करना है, विल या शैल या वुड, जो इफ के साथ वाला आ रहा है, राइट। इफ के साथ में ये विल आ रहा है तो ये विल गलत है, ये शैल गलत है, ये वुड गलत है। इसका मतलब अगर आपने यहाँ वुड लगा दिया तो यहाँ भी वुड और आगे भी वुड, तो सेंटेंस गलत ही हो जाएगा। अब इधर देखिए इफ आई डैश, अब आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा कि ये वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज किया जाता है। वुड कब यूज किया जाता है, एट दी मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में वुड कब यूज किया जाता है, जब यहाँ पे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखे। देखो एक रूल कराया था मैंने, रूल नंबर आई गेस 5 है वो, राइट। रूल नंबर 5 देखिए, वुड आगे सिंपल तब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब स्टार्टिंग में वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया हो आपने, तब वो यूज किया जाता है, राइट। तो इन इन दिस पॉइंट तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 में कि यहाँ पे राइट चॉइस क्या होनी चाहिए। इफ आई, जस्ट वेट फॉर वाई, इफ आई मैरिड समवन फ्रॉम अनदर कंट्री विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे वुड प्लस V1 का यूज हो ही रहा है। अच्छा मैरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का वर्ड है और हमें यहाँ पास्ट दे रखा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। विल मैरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इफ हमेशा किससे प्रॉब्लम है, इफ को, विल से, तो विल तो वैसे ही नहीं होगा। वर्ड से भी प्रॉब्लम है इफ को, तो ये भी यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, ये नहीं। तो ये हमने अभी 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं फिल्टर्स के। अब हम चलते हैं आगे, जो कि फाइंड द एरर, मतलब एरर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में 3 टाइप से आके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एरर बेस्ड हो सकता है, या फिलर्स हो सकता है ना, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन है आगे, अभी हम उसको भी डील करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 2 देखते हैं, ये जो कि क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी एनडीए 2023 के अंदर, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है। She wouldn't have has an accident if she had driven carefully, right? अब आप ये देखिए पहले if कहाँ आ रहा है, if ये रहा, इसका मतलब ये वाला if क्लॉज है और मेन क्लॉज को पहले यूज कर दिए गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर ऐसा यूज किए गए तो इफ क्लॉज के साथ अगर हैड प्लस V3 आ गई है, तो आप ये बताओ मेन क्लॉज में क्या यूज होता था, वुड हैव प्लस V3 होता था या नहीं। तो आप बताइए वुड भी यूज हो गया है, हैव भी यूज हो गया है, लेकिन आप बताओ यहाँ थर्ड फॉर्म तो यूज होनी चाहिए या नहीं। आप बताओ ये हैज सही है क्या, बस यही एरर है आपका बी में, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि इधर देखिए हैव अगर देखा जाए, हैव लिखा जाए या हैज लिखा जाए, इन दोनों का ही जो सेकंड फॉर्म हो जाता है ना, हो जाता है हमारा हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। याद रखिएगा चाहे हैज आ जाए या हैव आ जाए,
उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो आप ये बताइए जब वुड आ गया, वुड के साथ हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म नहीं लगनी चाहिए, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड एन एक्सीडेंट। तो ये आंसर सही है। ऑल्दो आपको ये पता लगाना है कि बस किस पार्ट में एरर है, आपको ये नहीं पता लगाना है कि भाई उसको रिमूव करके क्या लगाना है। लेकिन देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। वरना बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो ऑप्शन तो लगा देते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या नो एरर, डी ऑप्शन, बट इवन दे डोंट नो द रीजन बिहाइंड द ऑप्शन दे हैव चूजन। जो उन्होंने चूज किया उनको पता ही नहीं होता है उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इफ आई वॉज द पीएम, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, पीएम होता। तो देखो मैं पीएम हूं तो नहीं, मैं तो केवल सपोज कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो इमेजिनरी सेंटेंस के लिए आपको क्या लगाना होता है, अगर सब्जेक्ट कोई भी हो जाए, कोई भी आ जाए इफ के साथ, आई वी यू दे ही शी नेम, तो उसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना होता है, वर का यूज करना होता है। वॉज हमेशा गलत है, वॉज कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। और आगे देखिए, वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, ये कहना एकदम सही है क्योंकि आपको पता चल रहा है इरेडिकेट मतलब होता है रिमूव करना। क्या करना है, रिमूव करना, जड़ से खत्म कर देने को बोलते हैं इरेडिकेट। तो यहाँ ये बोलना चाहता है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी को खत्म कर देता। लेकिन ना तो मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, ना ही गरीबी खत्म हुई है, इसलिए सेंटेंस सपोजिशनल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, यूपीएससी एनडीए अगेन 2023 का क्वेश्चन है, राइट। अब आप देखिए सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस में इफ आ रहा है, इफ के बाद जो भी सेंटेंस बनता है आपको पता है इफ क्लॉज है, और मेन क्लॉज इन्होंने पहले ही दे दिया है, राइट। अब आप बस मुझे बताइए, इफ के साथ सब्जेक्ट आया, ठीक है, आई, फिनिश द वर्क, फिनिश क्या है जरा बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट को बताती है। तो ये रूल नंबर 1 लग रहा है। देखिए अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट यूज हो रहा है तो मेन क्लॉज में क्या यूज होता है रूल नंबर 1 के हिसाब से, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब विल या शैल में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मेन क्लॉज के अंदर भाई अगर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो कोई गलती है क्या, नहीं। तो कभी कभार याद रखिएगा आंसर में नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सॉरी नो एरर भी होता है, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर होगा ही होगा। तो आपको ये पता चल रहा है, अच्छा नो एरर इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम आई विल वॉच फिल्म। जब मैं क्या कर लूंगा, वर्क को खत्म कर लूंगा तो मैं मूवी देखूंगा या फिल्म देखूंगा। इसमें नो एरर रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई शुड डू द सेम इफ, पहले देखिए इफ कहाँ आ रहा है, इफ यहाँ आ रहा है, इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता। अब देखिए कुछ बच्चे ये गलत कर देंगे कि सी में आंसर गलत है, सी में एरर है, क्यों, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है। अरे भाई वो सही है, आई के साथ वॉज आता है, लेकिन सपोजिशनल या इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर आई के साथ वर ही आता है, ही के साथ वर आता है, शी के साथ वर आता है, राइट, सबके साथ वर आता है। तो ये इफ क्लॉज तो ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब देखिए शुड गलत है क्योंकि शुड ना प्रेजेंट का वर्ड है। अगर सेंटेंस पास्ट में बन रहा तो हमें कोई पास्ट का ही वर्ड चाहिए। तो शुड की जगह क्या होना चाहिए, वुड। क्या होना चाहिए, वुड, क्योंकि विल का पास्ट है वुड। मैंने बताया था अगर सपोजिशनल सेंटेंस है तो इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वर का यूज होगा, मेन क्लॉज में वुड प्लस वी1 का यूज होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो सीडीएस 2013 के अंदर आया हुआ है। अच्छा देखिए इससे कोई मैटर नहीं होता है कि 2013 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, 18 का है या कोई रिसेंट है। क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, रिपीटेशन मोड पर चलते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी का कोई भी पेपर दे रहे हो या सीडीएस एनडीए का दे रहे हो, है ना। लेकिन यूपीएससी है ना, जो जीके सेक्शन होता है आईएएस आईएफएस के लिए, तो उसके अंदर चीजें रिपीट नहीं होती है, बाकी सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर चीजें रिपीटेशन मोड पर चलती है, राइट। तो यहाँ वुड की जगह, ओ सॉरी शुड की जगह वुड आना चाहिए था बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, व्हाट वुड यू डू। अब देखिए यहाँ वर का यूज हो रहा है, तो ये सपोजिशनल सेंटेंस है। अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए रहने के लिए किसी डेजर्ट, मतलब होता है वीरान, राइट, है ना, डेजर्ट आइलैंड, व्हाट
वुड यू डू, तो आप क्या करते? अगर आपको छोड़ा जाता किसी वीरान आइलैंड पर तो आप क्या करते? देखो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है नहीं, तो वुड है तो आपको पता है सिंपल सा ये पास्ट की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ एनडीए 2013। अब देखो वुड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ रहा है तो इसका मतलब वर तो ठीक है यहाँ पे, यू वर, राइट, ये भी पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन गलती यहाँ नहीं है, मिस्टेक यहाँ नहीं है, एरर पार्ट यहाँ नहीं है, एरर है ये। एक सेंटेंस में सपोज और इफ एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो याद रखिएगा इफ के साथ सपोज नहीं आना चाहिए। ये सुपरफ्लुअस में आ जाता है कि आप सेंटेंस में ज्यादा ही वर्डीनेस का यूज कर रहे हो, मतलब वर्ड्स का यूज कर रहे हो। सो सपोज कट कर दीजिए, इफ एकदम सही है, इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? एकदम सही है अब सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यह है वो, देखिए IDBI PO 2018। देखिए पहले मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ। वेद इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंक में एसओ की तैयारी करो, पीओ की तैयारी करो, क्लैरिकल पोस्ट है या IDBI है मतलब कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा उसमें ना इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है ज्यादा बड़े आते हैं, मतलब 2 से 3 लाइन के आपको 3 से 4 लाइन के देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, एसएससी हो गया, रेलवे या किसी अदर पेपर की तैयारी करो, तो वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन जो है ना 1 से 2 लाइन में ही पूछा जाता है। तो बैंकिंग में थोड़ा इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है। जैसे देखिए, इफ अ मैन diligently seek to come into contact with the best that has been thought inside in this world, he will become simple। अब आप ये बताइए, इफ ही विल बिकम, ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है नहीं, क्योंकि इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये इफ क्लॉज, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज हमारा फ्यूचर में बन रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में बन रहा है तो इफ क्लॉज हमारा किस में बनना चाहिए? प्रेजेंट में बनना चाहिए ऑब्वियसली। फ्यूचर में तो बनेगा नहीं, क्योंकि इफ जो है, इफ को प्रॉब्लम है फ्यूचर से, लेकिन प्रेजेंट तो बन सकता है। सो इफ के साथ इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक कहना गलत है, यहाँ होना चाहिए सीक्स। ये क्योंकि प्रेजेंट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये सेंटेंस में हो जाएगा, इफ अ मैन डिलीजेंटली सीक्स टू कम इनटू, ये वाला सही है सेंटेंस, बाकी कुछ एरर पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे, राइट। अब देखिए अनलेस लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, नहीं, अनटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड होता है, और इसके साथ विल का यूज करना गलत है, मैंने बताया भी था। विल का यूज यहाँ गलत है, मैंने बताया था या नहीं। विल लगा लो, नॉट लगा लो, डोंट लगा लो, डजंट लगा लो, ये सारे वर्ड्स गलत है, और इसको गलत करने से ही हमारा सेंटेंस पूरा सही होता है। अब चलिए आप छोड़िए उसे, ये अनटिल या अनलेस को आप इफ भी कंसीडर कर सकते हो। इफ यू वाटर इट एवरी डे, मतलब प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है, तो द प्लांट्स विल डाई। लेकिन देखो ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इफ जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं इफ यू डोंट वाटर इट एवरी डे, राइट, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, द प्लांट विल डाई। तो नॉर्मली मैं ये कह रहा हूँ कि इफ की जगह आपको सब्स्टिट्यूटेड वर्ड मिलेंगे, आपको कौन कौन से, ये आपको अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, तो ये देखिए सीपीयू सीजी टीयर 2 में आया हुआ है एसएससी के, 2021 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है वो, सॉरी, हाँ ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। तो अनलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विल कहना गलत है, बाकी सेंटेंस सही है। या मैंने बताया आप सेंटेंस को इस तरह से ही बना सकते थे, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट एवरी डे इट विल डाई, ऐसे ही बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, इफ शी हैड कॉन्टेक्टेड, देखो इफ आ गया तो ये इफ क्लॉज हो गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आगे पता है आपको वुड हैव आना चाहिए, लेकिन वुड हैव तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अब आपको लगाना भी पड़ सकता है, वुड हैव का यूज किया जाएगा। मतलब आपको अब इंसर्ट करना है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो आ ही रही है, तो अब सही है, मतलब डी आंसर सही है, इसमें एरर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन इट विल बी द
बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। यह है यूपीएससी एनडीए अगेन 2023 का क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ वर का यूज हो रहा है इफ के साथ, तो ये पास्ट हो गया, राइट। और आगे विल का यूज हो रहा है, ये फ्यूचर है, तो ये तो गलत है। आपको पता है अगर एक सेंटेंस पास्ट में बन रहा है तो आगे भी पास्ट बनना चाहिए, तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। बस ये सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ आई वॉज नोइंग। पहली बात तो नोइंग कहना बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। नोइंग कहा नहीं जाता है, राइट। नो एक स्टेटिव वर्ब होती है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, जैसे थिंक, हैव, अंडरस्टैंड, बिलीव, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं जिसके अंदर हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ये भी कहना गलत है, यू लुक गॉर्जियस कहना चाहिए हमें। इसी तरह से आई एम नोइंग हर कहना गलत है, या आई वॉज नोइंग हर कहना गलत है, क्योंकि आईएनजी यूज ही नहीं किया जाता इसके साथ। चलिए उसे छोड़िए। आप देखिए यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आपको पता है ये रूल है कि अगर मेन क्लॉज में वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया तो आपको पता है इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 आना चाहिए, तो इसमें ही गलती है। तो यहाँ होना चाहिए इफ आई हैड नोन, ये होना चाहिए था, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी तो आनी चाहिए। इफ आई हैड नोन व्हाई ही वाज एब्सेंट, अगर मुझे पता होता कि वो एब्सेंट क्यों है, सो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता। CBS 2014 का क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखिए, सुचित्रा सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस। देखो इन केस का मतलब इफ ही होता है, मैंने अभी लिखवाए थे नहीं। इन केस का मतलब ही इफ होता है, इफ इट विल रेन। लेकिन इफ के साथ विल तो गलत है, क्योंकि इफ को प्रॉब्लम है किससे, विल और शैल, फ्यूचर का कोई भी वर्ड या वर्ड से भी प्रॉब्लम है। सो इट रेन्स होना चाहिए। वैसे रेन्स क्यों, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म विल बी यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये जो है इफ क्लॉज है और मेन क्लॉज यहाँ दे रखा है, तो मेन क्लॉज तो सही है, फ्यूचर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो कि एफसीआई एसएससी एक पेपर लिया करती थी पहले एफसीआई का, अब तो नहीं लेती है, राइट। अलग से नहीं होता है, अब वो इंक्लूडेड है। तो इसमें देखिए इफ के साथ हैड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, हैड प्लस V3 के साथ हमेशा वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो गलत है, तो यहाँ आना चाहिए ही वुड हैव, और गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट, या गॉटन भी बोल सकते हो आप। सो ही वुड हैव गॉट द बस, ये सही है, राइट। रूल नंबर वही 4 है आई गेस, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने बताया। फिर अगेन IBPS क्लर्क का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ सॉफ्टवेयर। देखो इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इफ क्लॉज, अ कंपनी सेंड्स, इफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेंड्स, सेंड्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। इट्स एम्प्लॉयज अब्रॉड टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट, इट पेज, और देखो इट के साथ पेज आ रहा है, मतलब ये भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो कहने का मतलब है ये रूल नंबर 2 लगा हुआ है कि अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर प्रेजेंट आ रहा है तो आगे भी प्रेजेंट आ सकता है, और अगर प्रेजेंट का यूज हो सकता है तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, एंड द सेंटेंस हैज नो एरर। बस मैंने बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होगा, जरूरी नहीं है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर निकालना ही है, और आप यही करते हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही विल। देखिए हैड अगर आ गया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया है, राइट, तो ये ऑब्वियसली रूल कौन सा बन गया है, इफ वाला रूल बन गया है। इफ के साथ हैड प्लस V3, तो आगे वुड हैव प्लस V3 आना चाहिए। तो ये विल क्या कर रहे हैं यहाँ, इसकी जगह वुड आना चाहिए, वुड हैव मिस्ड। अब आप बोलेंगे सर इसमें इफ तो दे नहीं रखा है, तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, राइट, समझिएगा। ये जो रूल नंबर ये था ना 4, रूल नंबर 4 को देखिएगा। रूल नंबर 4 में पता है क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या काम करता है, इन्वर्जन होता है जब सेंटेंस को उल्टा बनाया जाता है। उल्टा कैसे, अच्छा सिंपल सेंटेंस आप ऐसे बनाते हो, सब्जेक्ट पहले लगाते हो, वर्ब पीछे ले जाते हो, ऐसे तो बनाते हो। लेकिन इन्वर्जन के अंदर ना वर्ब का यूज पहले होता है और सब्जेक्ट का यूज बाद में किया जाता है, तो इसको इन्वर्जन बोला जाता है। और कहने का एक ही सेम मतलब होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर इस सेंटेंस के अंदर मुझे इन्वर्जन लगाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इफ को अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो इस हैड को आगे लाना पड़ेगा आपको, फिर ये सब्जेक्ट को पीछे ले जाना पड़ेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड। और आगे वाला जो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर है वो तो एकदम सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इसका मतलब ये समझिए, अगर आप इफ का यूज नहीं करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिमूव इफ, तो आप क्या कर सकते हो, हैड विल बी यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमारा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ भी, राइट, हमारा रूल यहाँ यूज हो रहा है ये। इफ, इसका मतलब ये यही तो बनना चाहिए था, इफ ही हैड नॉट रीच्ड इन टाइम he would have missed a golden opportunity which comes once in a while, right? ये वही तो है सेंटेंस इफ से, लेकिन इसने इफ को हटा दिए, इस सेंटेंस में इफ को हटा दिए गए। अगर इफ हटा दोगे आप, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और रीज देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पीछे चली जाएगी। तो ये रूल तो इफ वाला ही है, लेकिन इफ इसमें से रिमूव किया गया है। चलिए, राइट। लेकिन गलती यहाँ नहीं थी, बच्चे गलती ए में लगा देंगे कि सर इफ तो लगा ही नहीं है। इफ में गलती नहीं है, मेन क्लॉज में गलती है, विल यूज नहीं होगा। विल तो फ्यूचर का वर्ड है, हमें पास का वर्ड चाहिए, तो विल का पास क्या होता है, वुड हैव प्लस V3 विल बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ आई वाज द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माय कंट्री। अगर मैं किंग होता तो अपने देश का जो नक्शा है वो बदल देता, या फेस पूरी तरह बदल देता। आप ये बताओ, क्या मैं किंग हूं, या क्या आप किंग हो? नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं। सोच रहे हैं मतलब सपोज कर रहे हैं, और सपोज कर रहे हैं इसका मतलब इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिनरी के लिए हमें आई के साथ क्या लगाना चाहिए, वॉज नहीं, वर का यूज होना चाहिए। चाहे ही लिखा जाए, शी, आई, वी, यू, दे, सबके साथ वर का यूज होना चाहिए। इसमें आंसर में गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते। आप ये बताओ, महात्मा गांधी जिंदा होते मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। तो आप बताओ, क्या महात्मा गांधी जिंदा है? नहीं, तो हम तो सपोज कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वर। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड स्टार्ट, देखो मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और लगी हुई है, वीपिंग टू सी द कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो वो इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन को देख करके रोना स्टार्ट कर देते, राइट? समझ में आ गया? तो आज के लिए हम 16 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। 16 इसमें कर लिए, 15 ऊपर कर लिए, कुछ 30 क्वेश्चन हमने आज वाली वीडियो में कर लिए, करा दिए हैं, क्योंकि देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? और आप हमारे वॉक वॉक फॉर एसएससी वाले चैनल पे जाकर के इंग्लिश की काफ़ी सारी, मतलब प्लेलिस्ट पे जाएंगे इंग्लिश की, तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस पे नंबर गिवन है, राइट? देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, राइट, 8287886768। ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है अभी, राइट? और ऑफलाइन तो चलती है। ऑफलाइन है हमारा जो सेंटर है, साकेत के अंदर है एक तो, राइट, साकेत मेट्रो पर है, और इसी के अलावा छतरपुर में भी हमारा मेन जो मंदिर है वहाँ पे, और तीसरा है महरौली के अंदर। तो कहीं भी आप आना चाहें आ सकते हैं, राइट? अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं क्लासेस, प्रॉपर ढंग से प्रेपरेशन कराई जाती है। अब देखिए, जैसे यही टॉपिक है, यहाँ तो 2 क्लास में हो जाएगा, राइट? मतलब ये मान लो 2 घंटे की पूरी वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं, तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं, तो इसी टॉपिक को 1.5 मतलब 1.5 घंटे की एक क्लास और 3 क्लासेस ली जाती है हर टॉपिक के लिए। 2 से 3, 3 से 4 क्लासेस आपको कंडक्ट करवाई जाती है, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, लिखवा करके, है ना? लेकिन अभी तो पीडीएफ है, तो पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस केवल आंसर्स आपके इसमें डाले हुए हैं। तो इसीलिए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं क्लास में तो करवा देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में पीडीएफ के थ्रू, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाता हूँ, तो सारे क्वेश्चन बच्चों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैंने अब ये क्वेश्चंस को डालना स्टार्ट कर दिया। तो प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब चैनल हमारे वॉक फॉर एसएससी पर जाएं। तो रीजनिंग के भी ऐसे मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स डाल दूंगा, इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, देखो एसएससी सीपीओ टीयर 2 में आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है, सीपीओ है, आईडीबी है, देखो कितने सारे क्वेश्चन है, और ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, राइट? सारे प्रीवियस ईयर निकाल निकाल के मैंने बनवाए हुए हैं अपने एडिटर से, राइट? तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पे अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन भी है। 58 हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम, ये वाला जो क्लर्क में आया हुआ है, पीओ में आया हुआ है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। इसमें इस पीडीएफ के अंदर टोटल 62 क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आप किसी भी टॉपिक के 50 प्लस क्वेश्चन कर जाते हो ना, है ना, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ रूल समझ में आए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।